नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशरी की सीरीज में हम देखेंगे 3 जजेस केस के बारे में। जानेंगे क्या हुआ था ऐसा 3 जजेस केस में जिससे कॉलेजियम का बर्थ हुआ, और कॉलेजियम सिस्टम से पहले हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस थे कैसे अपॉइंट किए जाते थे। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज प्रीलिम्स मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। आप इन कोर्सेज को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। स्टडी IQ पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं इन सब के PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता कैसे। अगर आपको आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 ठीक से पता हो तो दोनों में क्लियर मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट किए जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं 124 क्लॉज 2 कहता है कि हर सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और इस अपॉइंटमेंट में एक कंसल्टेशन लिया जाएगा कोर्ट के जजेस के साथ या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। हाई कोर्ट के केस में भी यही होगा कि कंसल्ट किया जाएगा अपॉइंटमेंट के समय। तो यहाँ पे टर्म ये कहती है कि एग्जीक्यूटिव जो है यानी प्रेसिडेंट जो है वो जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे। कंसल्टेशन वो एक बार पूछ लेंगे, समझ लेंगे जजेस से भी कि आपको लगता है इन पर्सन को जज बनाना चाहिए या नहीं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे 217 में भी हाई कोर्ट के केस में प्रेसिडेंट सिमिलरली कंसल्टेशन करेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साथ ही साथ गवर्नर ऑफ स्टेट से भी एक कंसल्टेशन ले लेंगे कि इस पर्सन को हाई कोर्ट में जज बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे कंसल्टेशन टर्म पे अब ये पूरी की पूरी कॉलेजियम की जो साइकिल है, जो केसेस हैं, ये रेस्ट करेगी। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्कीम को देखें तो डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस जो है वो यहाँ पे मेंशन है। मतलब ये है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगा और लेजिस्लेचर जुडिशरी को, जजेस को रिमूव करेगी। ये पूरा प्रोसेस आपको 124, 217 में मिल जाएगा, और हमने रिमूवल के लिए एक अलग से वीडियो भी डिटेल में डिस्कस की है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट है वो एग्जीक्यूटिव को दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये मानना था कि जुडिशरी एकदम से इंडिपेंडेंस के नाम पे डिक्टेटर ना हो जाए, ठीक है, अगर वो अननेसेसरी ऐसे डिसीजंस ना लेने लग जाए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। इसलिए एक चेक जो है जुडिशरी पे बनाया गया था कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव द्वारा कराई जाएगी। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा गया था कंसल्टेशन। तो यहाँ पे एक चीज, ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स छोड़ गए थे कि जब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे होंगे जजेस को तो वो कंसल्ट कर सकते हैं जुडिशरी से, जजेस से। कहीं ना कहीं जजेस को बेटर पता है कि उनके कलीग्स का क्या स्टाइल ऑफ वर्किंग है, कितने बेटर वो जजेस हैं, किस तरह से वो कोर्ट के काम को कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब ने काम एक साथ करना है। तो ऐसे पर्सन का कंसल्टेशन नेसेसरी हो जाता है जो ऑलरेडी उस प्लेस पे है और सीनियर है, ठीक है। तभी जूनियर की कंडक्ट को वो बेहतर जानता होगा और वो प्रेसिडेंट को बता पाएगा कि ये पर्सन फिट है जज के लिए या नहीं है। अब इसी कंसल्टेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होने की वजह से एक क्राइसिस जो है वो होने लगा। अगर आपको याद हो 1969 के बाद से इंदिरा गांधी और कोर्ट के बीच में जो टसल स्टार्ट हुआ वो 1975 आते आते काफी ज्यादा क्राइसिस वाली सिचुएशन वहां पे हो गई। हमने देखा कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके एक 4th जज को चीफ जस्टिस बनाया। तो यहां से जजेस को लगने लगा कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, जुडिशरी का जो वर्किंग का तरीका है, वो लेजिस्लेचर बार बार अपॉइंटमेंट के नाम पे, एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट के नाम पे विशिएट करती जा रही है। और यहां से जजेस जो है वो थ्रेटन्ड फील करने लगे कि हमारे अपॉइंटमेंट में, हमारे रिमूवल में, हमारे इंडिपेंडेंस में बार बार एग्जीक्यूटिव जो है वो दखलंदाजी करते रहते हैं। बार बार एग्जीक्यूटिव जो है वो किसी ना किसी तरह का क्राइसिस क्रिएट करते रहते हैं जिससे हम लोग ठीक से काम ना कर पाए। या फिर अगर हम जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव की विल के अकॉर्डिंग अगर जजमेंट्स नहीं दे रही है, पार्लियामेंट की विल के अकॉर्डिंग जजमेंट्स नहीं दे रही है, तो हमारी तो नौकरी भी खतरे में है, साथ ही साथ हमारा एलिवेशन, अपॉइंटमेंट, सब कुछ जो है वो स्टेक पे आ जाता है। तो ऐसे में जुडिशरी को लगने लगा कि इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए हमें अपॉइंटमेंट भी अपनी खुद करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड में इंडियन जुडिशरी ऐसी जुडिशरी बन गई है जो सेल्फ अपॉइंटिंग हो गई है। हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने आप को ही अपॉइंट करते हैं इन प्लेसेस पे। अब इसके लिए हमें जानना होगा कि कॉलेजियम सिस्टम फिर क्या हुआ। तो पहले हम समझते हैं कॉलेजियम का मीनिंग क्या है। कॉलेजियम एक ऐसा सिस्टम बन गया इंडियन जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम में जहां पे अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर जजेस का
खुद से किया जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ही इनको मॉनिटर करने लगी और पार्लियामेंट से पावर ले ली गई। अभी कॉलेजियम सिस्टम आया कैसे, इसके लिए हमें चलना होगा 1981 के फर्स्ट जजेस केस में। इसको एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी कहा जाता है। यहां पे 4:3 से एक जजमेंट आती है और कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन या प्रेसिडेंट को जो कंसल्टेशन चीफ जस्टिस से लेना है, प्रेसिडेंट उस कंसल्टेशन को जैसा लिखा है वैसा ही करेंगे, लेंगे। लेकिन अगर प्रेसिडेंट डिसएग्री हो जाते हैं उस कंसल्टेशन से, लेट अस से चीफ जस्टिस से पूछा गया है कि ए पर्सन को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाना है, चीफ जस्टिस कहते हैं नहीं, ये पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जज योग्य नहीं है, ही इज नॉट फिट टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो क्या प्रेसिडेंट उस बात को नकार सकते हैं? ऐसा एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी फर्स्ट जजेस केस में कहा, बिल्कुल अल्टीमेट पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है, सीजीआई के पास नहीं है। अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो वो सीजीआई के रिकमेंडेशन को, सीजीआई के कंसल्टेशन को साइडलाइन कर सकती है, इग्नोर कर सकती है या डिनाई कर सकती है। इसका मतलब फर्स्ट जजेस केस में ये रिजल्ट आया फाइनली कि जजेस जो हैं उन्होंने या इस डिसीजन ने कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम को अपहेल्ड किया। इन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है, एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर है और जुडिशरी के पास अपॉइंटमेंट में कोई पावर नहीं है, यानी स्टेटस को मेंटेन रखा गया। अब ये कहा जाता है कि जुडिशरी ने अपने ही इंटरेस्ट के अगेंस्ट ये जजमेंट दी। कायदे से तो ये होना चाहिए था कि जुडिशरी ये कहती कि नहीं, हमारा कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट है, आपको मानना पड़ेगा, लेकिन जुडिशरी ने कह दिया हमारा कंसल्टेशन आपकी मर्जी है, आप मानो या मत मानो। तो यही कहा जाता है कि फर्स्ट जजेस केस में जुडिशरी जो है वो अपने इंटरेस्ट के ऑपोजिट उसने डिसीजन दिया। लेकिन ऐसा बहुत लंबे समय तक चला नहीं। 1993 में फिर से मैटर सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक पिटीशन फाइल की गई 1993 में। उस पे एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को रिव्यू करने की बात की गई। पूछा गया कोर्ट से कि जो एसपी गुप्ता ने कोर्ट ने कहा था वो ठीक था, नहीं था। यहां पे कोर्ट इस बार बदला था, मूड चेंज हो चुका था, क्योंकि अभी हाल ही में एक इम्पीचमेंट भी जज की करने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पे कोर्ट को लगा कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अननेसेसरी बहुत इंटरवीन करता है हमारे डे टू डे काम में, हमारे अपॉइंटमेंट में। अपॉइंटमेंट सबसे बड़ी चीज है, अगर हमारे अपॉइंटमेंट में इंटरवीन करेगा तो फिर बाकी काम कैसे हो पाएगा? तो जो इम्पार्शियलिटी है, जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे 9 जजेस की बेंच बिठाई गई और उन्होंने एसपी गुप्ता को ओवरटर्न कर दिया, ओवररूल कर दिया। और क्या कहा उन्होंने? कहा कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो एक कॉलेजियम द्वारा किया जाएगा। अब ये कॉलेजियम कौन होगा? ये कॉलेजियम हम लोग खुद होंगे, क्योंकि हमें जुडिशरी की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, हमें इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए अब हम ये सेकंड जजेस केस में अनाउंस कर रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं कि जुडिशरी एक कॉलेजियम के थ्रू अपॉइंट करेगी अपने जजेस को। और ये कहा गया कि कॉलेजियम कुछ नाम प्रेसिडेंट को भेजेगा। प्रेसिडेंट अगर उस नाम से ओके है तो प्रेसिडेंट साइन कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को लगता है कि ये नाम रिकंसिडर किए जाने चाहिए तो वो नाम कॉलेजियम पे वापस भेज दिए जाएंगे। अगर कॉलेजियम फिर से वो नाम प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं तो प्रेसिडेंट को अब वो अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ेगी। यानी एक बार रिकंसिडरेशन के लिए आप नाम हमारे पास भेज सकते हो एज अ जुडिशरी। अगर हम आपके पास, प्रेसिडेंट के पास वापस से किसी भी पर्सन के अपॉइंटमेंट का नाम फिर से भेज देते हैं तो आपको उसको मानना पड़ेगा। ये हुआ सेकंड जजेस केस में और कहते हैं यहीं से कॉलेजियम का बर्थ भी हुआ। साथ ही साथ कोर्ट ने यहाँ पे ये भी बताया कि कॉलेजियम कौन होगा। ये पूछा गया कोर्ट से कि अच्छा कॉलेजियम कौन होगा? कॉलेजियम तो सारी चीजें डिसाइड करेगा, कॉलेजियम के पास अब ज्यादा पावर हो गई। कॉलेजियम ने आर्टिकल 124 क्लॉज 2 की पावर को निगेट कर दिया और ये कह दिया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते समय जुडिशरी से कंसल्ट करेंगे और जैसा जुडिशरी कहेगी प्रेसिडेंट वैसा ही करेंगे। अब कौन होगा ये कॉलेजियम, ये भी यहाँ पे बताया गया। यहां पे कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम में सीजीआई बैठेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ ही साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट के। ये तीनों मिलकर एक नाम डिसाइड करेंगे या जो भी लिस्ट ऑफ नेम्स होंगे वो डिसाइड करेंगे और वो भेज देंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को उन्हीं नामों पे डिसाइड करना पड़ेगा। ये कब होगा? जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं तो कॉलेजियम में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। सीजीआई के साथ 2 सीनियर मोस्ट जज बैठेंगे उस हाई कोर्ट के और वो 3 लोग मिलकर एक नाम या 2 नाम या जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। तो इस तरह से कॉलेजियम को डिसाइड किया गया। अब ये चलता रहा। 1998 में एक आर्टिकल 143 के तहत
एक रेफरेंस प्रेसिडेंट ने डाला, प्रेसिडेंट के आर नारायण ने एक रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट को और ये पूछा कि अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे जो टर्म कंसल्टेशन है, आपने पिछले केस में हमें बताया था कंसल्टेशन हमसे कर लेना, कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग हम आपको नाम बता देंगे और जो नाम बता देंगे वो रख लेना, उसी पर्सन को रखना होगा। तो ये बताओ कंसल्टेशन सीजीआई अकेले खुद से दे सकता है या उसको कोलिजियम से पूछना पड़ेगा? यहां पे कोलिजियम को फिर से एक्सपैंड किया गया। थर्ड जजेस केस में कहा जाता है फाइनल जो मॉडर्न डे अभी जो चल रहा है अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर वो यही डिसाइड हुआ था। अब क्या डिसीजन आता है? कोर्ट ने कहा कि देखो सीजीआई जो है, चीफ जस्टिस जो है, वो खुद से नाम डिसाइड नहीं कर सकते, उनको कोलिजियम से पूछना पड़ेगा। जैसा कोलिजियम कहेगी वैसा ही सीजीआई को मानना पड़ेगा और जैसा सीजीआई नाम प्रेसिडेंट को भेजेंगे वैसा ही फाइनली उसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये कहा जाता है थर्ड जजेस केस में कोलिजियम को एक्सपैंड किया गया। सीजीआई के साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी बिठाए गए। तो अब कोलिजियम हो गया है सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये 5 लोग मिलके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स को देखते हैं, ये फाइनल है अभी। साथ ही साथ एक 9 गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी जिसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट्स होती हैं। अभी 9 गाइडलाइंस में क्लियर मेंशन है कि जब तक सीजीआई बाकी जो कोलिजियम के मेंबर्स हैं वो सीजीआई को एक नाम फाइनल करके नहीं दे देंगे, सीजीआई नाम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर 5 में से 2 मेंबर्स ये कह देते हैं, यानी अदर देन चीफ जस्टिस 2 मेंबर्स किसी नाम को रोक देते हैं, वो नहीं चाहते इस पर्सन का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तो सीजीआई उस नाम को आगे नहीं भेजेंगे। तो मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि सीजीआई की भी पावर है, साथ ही साथ सीजीआई के साथ साथ बाकी जजेस की भी कोलिजियम में पावर है। तो ये पांचों के पांचों जजेस सहमति से, ठीक है, आपसी सहमति से एक नाम फाइनलाइज करेंगे। दैट नेम विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल अपॉइंट दैट पर्सन एज द सो एंड सो चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी जहां का भी मैटर है, जहां भी अपॉइंटमेंट ट्रांसफर होना है। तो ट्रांसफर्स और अपॉइंटमेंट दोनों में कोलिजियम की ही फाइनल से है। तो याद रखिएगा 9 जो गाइडलाइंस दी गई, हमारे लिए गाइडलाइंस इतनी ज्यादा डिटेल में इंपॉर्टेंट नहीं, बस हमें यह समझना है कि गाइडलाइन यही कहती है कि कोलिजियम में सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इज नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट मेंबर, ऑल 5 जजेस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, और 5 के 5 जो मेंबर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, 1 सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो गई कि कोलिजियम एक्सपैंड किया गया थर्ड जजेस केस में, साथ ही साथ 9 गाइडलाइंस दी गई। अब अपॉइंटमेंट्स इन्हीं गाइडलाइंस के साथ होती है। तो फाइनल से अब क्या है? फाइनल से ये है कि लेट अस से किसी सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस का अपॉइंटमेंट होना है। अब सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम बैठेगा, 2 जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए 2 नाम प्रेसिडेंट को पहले आपस में डिसाइड करेगा, 2 नाम पे फाइनलाइज करेगा। 6-7 नाम आ गए, 6-7 नाम में से 2 नाम को फाइनलाइज करेगा, 2 पर्सन को फाइनलाइज करेगा जो अलग अलग हाई कोर्ट से लाए जाएंगे, ठीक है, वो किसी हाई कोर्ट से आ सकते हैं, उनके ट्रांसफर या उनके प्रमोशंस होंगे। अब वो 2 नाम फाइनल करके एग्जीक्यूटिव को भेज दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा। प्रेसिडेंट वो 2 नाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस पर सहमति देनी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सहमति तो देनी पड़ेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सहमति वापस भेजनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट को वो नाम वापस से फाइनल करके, साइन करके उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है प्रेसिडेंट नाम को, उस लिस्ट को विदहोल्ड कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोलिजियम सिस्टम में एक चीज और हमें ऐड करनी होगी कि जब हम कोई नाम अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट को भेजेंगे तो प्रेसिडेंट उन नाम को, उन अपॉइंटमेंट्स को जल्दी से क्लियर करे, ठीक है, उन एप्लीकेशंस को पेंडिंग नहीं रखे, क्योंकि कोर्ट का काम जो है वो हैम्पर होता है, लोग अपॉइंट नहीं हो पाते, जजेस नहीं आ पाते बेंच पे, और जुडिशरी जो है फिर वो अल्टीमेटली सफर करती है। तो अभी भी एक टसल चल रहा है कि जब कोलिजियम से नेम्स भेज दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो काफी लंबे समय जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो उसको होल्ड पे रख देते हैं, टांग के रखते हैं कि अच्छा दे देंगे, बता देंगे, कल बताते हैं टाइप्स जैसा होता है। तो इसके लिए कहा गया है, कोर्ट बार बार कहता है एग्जीक्यूटिव को, प्रेसिडेंट को, प्लीज आप इन नेम्स को जल्दी क्लियर कीजिए और साइन करके हमें अपॉइंट करके 2 जजेस दे दीजिए। ये लोग जो हमने बताए इनमें से 2 जजेस आप अपॉइंट करके हमें दे दीजिए। अब यही क्रिटिसिज्म का भी रीजन बन गया। कहा जाता है कि ये जो मेथड है ना बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया। कोलिजियम कैसे डिसाइड कर रहा है, किनको डिसाइड कर रहा है? इसी के लिए कहा जाता है कि जजेस जो है वो एक दूसरे की बैक स्क्रैच करते हैं, ठीक है, यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स वाला सिनेरियो हो गया है। यहाँ पे नेपोटिज्म बहुत ज्यादा हो गया, करप्शन बहुत ज्यादा हो गया अपॉइंटमेंट्स में। अपने ही खास लोग जो है जुडिशरी में
आगे बढ़ते रहते हैं, बाकी लोग पीछे रह जाते हैं, बाकी जुडिशियल मेंबर्स पीछे रह जाते हैं। तो बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, करप्शन कहा जा रहा है बढ़ गया, और सबसे बड़ी बात है नेपोटिज्म बढ़ गया। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा देखा जा रहा था कि जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में एक ही रीजन के, लेटेस्ट से गुजरात हाई कोर्ट से, महाराष्ट्र हाई कोर्ट से बहुत सारे जजेस आ गए थे, ठीक है, एक ही रीजन के गुजराती के जजेस बहुत सारे हो गए थे। एक टाइम ऐसा भी था, एक टाइम ऐसा था महाराष्ट्रियन जजेस बहुत सारे हो गए। तो ये एक नेपोटिज्म की प्रॉब्लम यहाँ फेस की जा रही है कोलिजियम के टाइम में, ये क्रिटिसिज्म है इसका। साथ ही साथ क्लोज डोर अफेयर होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि किस बिहाफ पे नाम को फाइनलाइज किया गया। वैसे तो राइटिंग में देते हैं, जब जब प्रेसिडेंट के पास कोलिजियम लिस्ट भेजता है जजेस की, तो राइटिंग में देते हैं कि क्या रीजन रहा है, बट फिर वही बात हो जाती है कि उसमें प्रेसिडेंट का कोई से नहीं होता। तो जो चीज राइटिंग में चली जाती है वही उनको मानना पड़ता है। साथ ही साथ हमें नहीं पता चलता कि कहाँ से नाम आ रहे हैं, कौन कौन से जजेस आ रहे हैं। तो इससे देखा गया कि करप्शन, ऐसा माना गया है कि करप्शन बढ़ गया है। और ये क्रिटिसिज्म तो है कि पूरे वर्ल्ड में हमारी जुडिशरी सेल्फ अपॉइंटिंग जुडिशरी बन के रह गई है, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा, इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए कुछ किया गया। 1998 से 2003 के बीच में जब NDA 1 आई थी, जब वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की। वेंकट चलाया कमीशन को बिठाया गया। वेंकट चलाया कमीशन ने कहा कि कोलिजियम सिस्टम की जगह हम NJAC को ले आते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इस कमीशन को हम बहुत डिटेल में दूसरे एक वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे यह है कि NJAC की पहली बार बात 2003 में की गई थी। फाइनली 2014-15 में NJAC बिल लाने की कोशिश की गई। 99th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 124A, B एंड C, ये 3 अलग क्लॉजेज ऐड किए गए जो NJAC के अपॉइंटमेंट के मैकेनिज्म की बात करते थे। बहुत लंबा नहीं चला 99th अमेंडमेंट, इसको 2015 में ही आने के कुछ महीनों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया। 5 जज की बेंच बैठी, उन्होंने 99th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया और ये कह दिया कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर एक ब्लॉट है, एक क्वेश्चन है, और हमारी जो इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस है उसको हैम्पर कर रहा है। तो इसलिए आज हम इसको यहाँ से स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो इतना ही हुआ NJAC में। एक और वीडियो में देखें कि NJAC कैसे इवॉल्व हुआ और क्या क्या NJAC के मेंबर्स होने थे। तो आशा करता हूँ UPSC IAS प्री कम मेंस के हमारे कोर्सेज आप परचेज कर रहे होंगे। अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, इनको परचेज करते रहिए। मेरी सारी वीडियोस आप देख रहे हैं, चैनल से जुड़े रहिए। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।